यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन पर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हम लोग जाने थे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार के वहाँ का रहन सहन क्या था, ये सभी चीजों के बारे में हम जाने थे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे उसके बाद अगले टॉपिक को। तो सेकंड में हम पढ़ेंगे यहाँ पर वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये सभ्यता वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, जब वो क्या नष्ट हो गया वो सभ्यता, तो उसके बाद जो सभ्यता आई थी दोस्तों, वो आई थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता आई थी, जो कि यह भी क्या है, वैदिक सभ्यता भी प्राचीन भारत की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, वैदिक सभ्यता भी प्राचीन भारत की सभ्यता मानी जाती है, जिसमें वेदों की रचना की गई। इसी सभ्यता में, इसी कालखंड में क्या किया गया, वेदों की रचना की गई। हमारे जितने भी वेद हैं उसकी रचना कब की गई, इसी कालखंड के दौरान, मतलब वैदिक सभ्यता के दौरान ही उन वेदों की रचना की गई। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। कौन सा सभ्यता कहते हैं? सिंधु सभ्यता जब पूर्णतः नष्ट हो गई, उसका पतन हो गया, तो किस सभ्यता का जन्म हुआ? वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ, जिसमें वेदों की क्या की गई, रचना की गई। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, इसे भारत का प्रथम ग्रामीण सभ्यता भी माना जाता है। प्रथम ग्रामीण सभ्यता माना जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता था। क्या माना जाता था? नगरीय सभ्यता माना जाता था। नगर का मतलब टाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह होती है कि पहले जब इससे जो पुरानी सभ्यता थी उसमें क्या नगरों का विकास हुआ, और उसके बाद वाले में क्या वैदिक ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसा ही हमें क्या हमारे इतिहास, जो प्राचीन इतिहास में ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। तो इसी वजह से हम इसे क्या पढ़ते हैं, क्या यह ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। इस समय में ग्रामीण मतलब गांवों का विकास हुआ था, और इसी वजह से इसे क्या ग्रामीण सभ्यता बोला जाता है। अब ये जो वैदिक सभ्यता है उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका उल्लेख हम धीरे धीरे क्या खुदाई करके, या फिर उसके लिए उसके ऊपर क्या सर्च करके हम लोगों ने पता किया था कि ये क्या उस समय का ये सभ्यता रहा होगा। लेकिन इसके बारे में, जो वैदिक सभ्यता था, इसके बारे में हमें वेदों में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मतलब वेदों में इस सभ्यता के बारे में लिखा गया है कि उस समय के लोग किस प्रकार से रहा करते थे और उनकी दिनचर्या क्या थी। ठीक है, तो वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। वेदों में इस सभ्यता के संस्थापक को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। तो वेदों में इस सभ्यता के संस्थापक को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। यानी कि इसकी कोई संस्थापक नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, और जो कोई भी इस सभ्यता के बारे में लिखा है, इस सभ्यता के बारे में बताए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब आर्य का क्या अभिप्राय है यहाँ पर? आर्य का मतलब होता है, आर्य जो शब्द है वो अरि जोड़ या से मिलकर बना हुआ है। किसी से मिलकर बना हुआ है? अरि जोड़ या से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति। ठीक है, जो व्यक्ति क्या है उच्च कुल में जन्मता है उसे क्या कहा जाता था? पहले आर्य कहा जाता था। या तो फिर सुसंस्कृत व्यक्ति जो अपने आप को वेदों के अनुसार क्या कर सकता है, ढाल सकता है। ठीक है ना, मतलब वेद में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उस अनुसार से अपने आप को ढाल लेना, क्या वैसे लोगों को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। ठीक है, या तो फिर जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा हो उसे क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। तो आर्यों को ही क्या वैदिक सभ्यता के क्या संस्थापक माना जाता है। और यह चलिए दोस्तों, यहां से हम बात कर लेते हैं कि आर्य जो थे वो आर्य किस स्थान से मूलतः हमारे यहाँ आए थे। ठीक है ना, उनका वो कहाँ के रहने वाले थे और वो भारत कहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये कौन थे? आर्यों का आने का मूल स्थान क्या था? तो बहुत सारे विद्वानों का बहुत सारा मत है। ठीक है ना,
बहुत सारे विद्वानों का बहुत सारे मत है कि वो यहाँ से आए थे, वो वहां से आए थे, क्योंकि जो इनका व्याख्या जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, वेदों में मिलता है। तो वेदों को पढ़ने वाले जो थे उनको वेद पढ़ने के बाद यह ऐसा लगा कि वो क्या थे, विभिन्न विभिन्न जगहों से क्या थे, आए हुए थे। ठीक है, जैसे कि पहला में थे कौन, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने बताया कि ये जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। और उनको ऐसा क्यों लगा कि उस समय का जो भौगोलिक स्थिति था, उस समय का जो हमारे देश का भौगोलिक स्थिति था वो काफी मिलता जुलता था, कहां से, तिब्बत से। ठीक है, तो उनका यह मानना हुआ कि क्या, दयानंद सरस्वती जो बताएं कि आर्य जो कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। अब अगले विद्वान थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना यह था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है ना, कहां से आए थे, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ध्रुवों पर होता है वो दिन रात क्या होता है, 6-6 महीना का होता है। जैसे और वेदों में भी बताया गया था उस समय में क्या, 6 माह का दिन होता था और 6 माह का रात होता था। तो इस तर्क पर उन्होंने कहा कि क्या, कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है ना, तो वेद में क्या मिलता है, 6 माह का दिन और 6 माह की रात का वर्णन मिलता है। तो उनको ऐसा लगा कि क्या, जो आर्य थे वो कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं, तो ये थे कौन, मैक्स मुलर। ठीक है, अब मैक्स मुलर का क्या कहना था कि ये जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया किसे, जो कि चीन से लेकर इराक ईरान तक का क्षेत्र। ठीक है, चीन से लेकर इराक ईरान तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य एशिया कहते हैं। तो उनका ये मानना था, मैक्स मुलर साहब का मानना था कि ये जो आर्य थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और इनका ऐसा क्यों मानना था कि वो मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि जो वेदों में जो भाषाएं लिखी हुई थी, जिस भाषा का वर्णन किया गया है वो भाषा क्या, मध्य एशिया से काफी मिलता जुलता था। और इनकी एक ग्रंथ थी क्या, जेंदा अवस्था। क्या था, जेंदा अवस्था। किसका, मध्य एशिया का एक ग्रंथ था जेंदा अवस्था, और भारत का ग्रंथ क्या, ऋग्वेद। इन दोनों ग्रंथों में, ठीक है, इन दोनों ग्रंथों में क्या, भाषा बहुत क्या होता है, मिलता जुलता था। और शब्दों के अर्थ भी क्या निकल रहे थे, समान निकल रहे थे। ठीक है, शब्दों के अर्थ भी समान प्रतीत होते थे। इसलिए क्या, इनको लगा, मैक्स मुलर साहब को लगा कि ये क्या है, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। ठीक है, अब चौथे में आते हैं कौन सा, अविनाश चंद्र झा। ये भी एक क्या थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और इनका मानना था, ये था कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से थे। ठीक है ना, क्या थे, सप्त सिंधु प्रदेश से। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ये अगर भारत का मानचित्र है, तो यहाँ से जो सिंधु घाटी निकलती थी, ठीक है ना, सिंधु घाटी, तो इसमें के 7 सहायक नदियां, ठीक है, कौन कौन से, 7 सहायक नदियां थे, जो कि 7 सहायक नदियां थी किसके, यहाँ से सिंधु नदी की 7 सहायक नदियां, जैसे चेनाब हो गया, ठीक है ना, झेलम हो गया, ठीक है, झेलम हो गया, सरस्वती हो गया। ठीक है, तो इन सभी नदियों के किनारे क्या थे, ये आर्य लोग बसा करते थे, और वहीं से वो क्या आए थे, भारत में आए थे। इसलिए इनको ऐसा लगता था कि ये क्या थे, सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि जो विद्वानों के अनुसार हम लोगों ने अभी देखा कि आर्य जो थे वो कहां कहां से आए थे, उनका क्या क्या मानना था कि कहां से आए थे। अब तीसरे नंबर पर जो थे मैक्स मुलर साहब, उन्होंने बताया था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है ना, तो एक अभिलेख मिलता है क्या, भोगज कोई अभिलेख मिलता है, क्या मिलता है, भोगज कोई अभिलेख मिलता है। जो कि अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है कठोर सतह पर लिखा गया। कठोर सतह पर लिखा गया मतलब पत्थर वगैरह पर लिखा गया लेख को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। और ये जो बोगज कोई अभिलेख था वो कहाँ का था, ईरान से मिला था। कहां से मिला था, ईरान से मिला था। कब मिला था, तो 1400 ईसा पूर्व में मिला था, 1400 ईसा पूर्व में मिला था। तो मैक्स मुलर साहब जो थे
वो इसके आधार पर जो इसमें मिला था क्या, इसमें जो था ये इसकी भाषा जो थी वो इंडो ईरानी भाषा थी। कौन सी भाषा? इंडो ईरानी भाषा में क्या लिखा हुआ था? बोगज कोई अभिलेख लिखा गया था। तो इस अभिलेख में जो उल्लेखित मिलता है वो क्या मिलता है? उसमें उल्लेख मिलता है क्या? 4 ऋग वैदिक आर्य देवताओं का। ठीक है, जो हमारे ऋग्वेद में जिन 4 देवताओं के बारे में बतलाया गया है, उन्हीं 4 देवताओं के बारे में किस अभिलेख में? बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित मिलता है। इसलिए मैक्स मुलर साहब ने कहा कि आर्य जो थे वो कहां से आए थे? एशिया से आए थे। ठीक है ना। तो वो 4 देवता कौन कौन से थे? इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नास्तव्य थे। ठीक है ना। तो इन चारों देवताओं का उल्लेख हमें कहाँ मिला? बोगज कोई अभिलेख में भी मिला और ऋग्वेद में भी मिला। ठीक है, ऋग्वेद में भी मिला। तो इसके आधार पर मैक्स मुलर साहब जो थे उन्होंने बताया कि ये जो आर्य थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है ना। और इसका खोज जो ये जो बोगज कोई अभिलेख है, इसका खोज 1907 ईस्वी में ह्यूगो ने किया था। किसने किया था? ह्यूगो ने किया था। ठीक है। तो यहाँ से ये याद हो गया होगा कि मैक्स मुलर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो बोगज कोई अभिलेख एक मिला था वो क्या से मिला था? ईरान से मिला था, 1400 ईसा पूर्व में मिला था। और जो इसकी भाषा थी वो क्या, कौन सी भाषा थी? इंडो ईरानी भाषा थी। और उसमें जो था हमारे ऋग्वेद में उल्लेखित 4 देवताओं जो कौन कौन थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तव्य। इन 4 देवताओं का उल्लेख कहाँ? बोगज कोई अभिलेख में भी मिला। तो इससे यार उनको लगा कि क्या जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हैं। और इसका खोज जो था बोगज कोई अभिलेख का खोज वो 1907 ईस्वी में ह्यूगो ने किया था। ठीक है, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता जो थी वो क्या 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या विस्तार मिलता है। ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता को मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। कितना? 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। ठीक है। और दूसरा होता है क्या? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था? ऋग्वेद क्या हुआ था? लिखा गया था। ठीक है ना। ऋग्वेद का क्या मिला था? संकलन मिला था। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में बाकी सारे वेदों का, जैसे हमारे क्या है 4 वेद है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो इन बाकी सारे 3 वेदों का उल्लेख कहाँ हमें मिलता है? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो अभी हम पहले जानेंगे क्या ऋग वैदिक काल के बारे में। ठीक है। कौन से काल? ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक? 1000 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार मिला था। ठीक है ना। वैदिक साहित्य के अनुसार जो था वेद जो वो क्या विद धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है ना। वैदिक साहित्य के अनुसार वेद जो है वो विद धातु और घय प्रत्यय से मिलकर क्या हुआ है? बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या? ज्ञान का भंडार। उसमें क्या होता है? वेदों में क्या होता है? बहुत सारे ज्ञान होते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें क्या ज्ञान मिलता है उससे। ठीक है ना। तो इसलिए हमें वेद को क्या बोलते हैं? ज्ञान का भंडार बोला जाता है। ठीक है। अब यहां से होता है कि वेदों की आखिर रचना किसने की? ठीक है। तो वेदों की रचना किसने की? जिस प्रकार से बहुत सारे किताबों की रचना मिलता है, रचनाकार मिलते हैं कि इन्होंने किताब को ये लिखा है। तो जो वेद थे 4 वेद तो थे, उन वेदों का रचना आखिर कौन किया था? ठीक है ना। तो वेदों का रचना जो है वो अपौरुष माना जाता है। ठीक है ना। अपौरुष माना जाता है, जिसका मतलब क्या? इसका रचना किसी विशेष पुरुष विशेष के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है ना। वेद जो थे उसकी रचना किसी भी पुरुष विशेष के द्वारा क्या किया गया था? नहीं किया गया था। ठीक है ना। इसकी जो है वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश माना जाता है। किसका? वेदों को दैवीय ज्ञान का अंश माना जाता है। मतलब देवी देवताओं का एक प्रकार का क्या है? ये एक अंश है, और जो जिससे हम लोग को क्या ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो वेदों की रचना नहीं हुई, वेदों का कोई भी
पुरुष विशेष के द्वारा रचना नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेदों का क्या किया गया, संकलन किया गया। ठीक है ना, वेदों का क्या किया गया, संकलन किया गया। तो वेदों को संकलन करने वाले कौन थे? वेदों को संकलन करने वाले थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ये क्या किए थे कि सभी वेदों का क्या किए थे, संकलन किए थे। ठीक है ना, और बाद में इन्होंने ही वेदव्यास ने क्या, महाभारत की भी रचना की थी। महाभारत जो ग्रंथ है हमारा, उसकी भी क्या किए थे, इन्होंने ही लिखा था। और वेदों का भी संकलन, मतलब ऋग्वेद का भी संकलन किसने किया था, वेदव्यास जी ने किया था। ठीक है, अब हमारे 4 वेद होते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या बोला जाता है, वेद त्रय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेद त्रय बोला जाता है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, और इसमें से ऋग्वेद का जो उल्लेख मिलता है वो कब मिलता है, ऋग वैदिक काल में। और बाकी सारे वेदों का संकलन कहाँ हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों ने आज क्या, वैदिक काल के बारे में जाने। ठीक है, वैदिक काल का परिचय जाने। ठीक है, तो अगले क्लास में हम ऋग्वेद में जो 4 वेद आते हैं, ये चारों वेदों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि ये 4 वेद क्या थे और हमें 4 वेदों से क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।